दिवाली ऑफर में एक और फिल्म रिलीज हो चुकी है, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म। क्योंकि स्त्री 2 में जिस तरीके से यहाँ पे तड़का लगाया गया था कॉमेडी और हॉरर का, उसी प्रकार भूल भुलैया 3 में भी हॉरर और कॉमेडी का मस्त वाला तड़का लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भैया हॉरर कॉमेडी का जो तड़का है वो कैसा लगा है, क्या सच में इंटरेस्टिंग है या फिर ऐसे ही फुद्दू वाला है। क्योंकि सामने एक और बड़ी मूवी रिलीज हुई है, सिंघम अगेन। इस मूवी को देखने के बाद तो यही लगा कि यार इसमें हॉरर वाले सीन्स इतने कम क्रिएट किए गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी यहाँ पे हॉरर सीन्स हैं वो सारे के सारे सीन्स इतने ज्यादा खतरनाक वाले हैं कि यार सच में देखने का मजा ही आ जाएगा। यानी हॉरर के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया फिल्म ने। दूसरी चीज ये कि भैया एक नहीं, यहाँ पे 2 मंजुलिका है। थिएटर में देखने गई तो ये लग रहा था कि 1 मंजुलिका होगी और बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन यहाँ पे 2 मंजुलिका देखने को मिलने वाली है। इसलिए मूवी का जो तड़का है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब दोनों जो कैरेक्टर हैं मंजुलिका वाले, यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, जैसे कि आपने भूल भुलैया का पहला पार्ट देखा था उसमें विद्या बालन है, लेकिन यहाँ पे माधुरी दीक्षित ने जिस तरीके से इस रोल को क्रिएट किया है, एक स्पेशल वाला फील करवाया है, उसको देखते हुए काफी मजा आता है। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो डांस है वो काफी ज्यादा मजेदार है यार, उसको देखने का अलग ही मजा है। और कहीं ना कहीं एक बात कहूँ इस मूवी के बारे में तो स्पेशली क्रिएट कराने के लिए ये भी है कि ये जो थर्ड पार्ट है वो कंपैरिजन में सेकंड पार्ट से थोड़ा इतना है नहीं, लेकिन इन दोनों का परफॉर्म देखो और बाकी का परफॉर्म देखो तो बहुत अंतर हो जाता है कि दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं, माधुरी और विद्या बालन के, वो एक तरफा है बाकी के और कंपैरिजन में अदर कैरेक्टर्स के। विद्या बालन का कमबैक देखकर बहुत खुश हुआ मैं, और साथ में जो कार्तिक आर्यन की मस्ती है यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन स्टार्टअप में आप देखोगे तो उनको ये लगेगा भाई अक्षय कुमार वाला फील आ रहा है, लेकिन जैसे सेकेंड हाफ शुरू होता है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वो अपनी पकड़ छोड़ते जाते हैं, तो उसके बाद ये लगता है कि भाई कार्तिक आर्यन वापस आ गए हैं। अब बात करते हैं मूवी की कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है बंगाल के रक्त घाट से। 1824 में यहाँ पे एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था मंजुलिका। वो डांस में बहुत ज्यादा परफेक्ट थी और उसका जो शस्त्र कला है उसका भी जवाब नहीं है भाई। अब मंजुलिका की जो नजर है वो अपने पिता सुब्रतो महाराज के सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे खत्म किए बिना वो हासिल नहीं कर सकती है। यानी वो मरते दम तक जी तोड़ मेहनत करती है उस गद्दी के लिए, लेकिन वो गद्दी नहीं मिलती है उसे। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने मरकर भी हार नहीं मानी है। कहानी आती है 200 साल बाद में। अब वो फिर से बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। और आज के वक्त में रूहान बाबा यानी कार्तिक आर्यन लोगों को बेवकूफ बना रहा है, एक तरह से पाखंडी बाबा बनकर, और वो अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगा जल की पिचकारी से माफ करवाता है। और उसके बदले में क्या करता है, वो कीमती चीजों को शापित बताकर ऐंठ लेता है। लेकिन अब उसकी असली भूत से मुलाकात होने वाली, यानी मंजुलिका से मुलाकात होने वाली है। अब ये होता है कि भैया रूहान की लाइफ में मीरा यानी तृप्ति डिमरी और उसके मामा राजेश शर्मा आते हैं। अब दोनों उसे रक्त घाट चलने के लिए बोलते हैं और काम होने पर उसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए बोलते हैं। अब भैया लालची तो है रूहान बाबा, बैग उठाया और चल दिया बिना कुछ जाने मंजुलिका के बारे में। महाराज के महल में जाकर देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। फिल्म की शुरुआत काफी ठीक तरीके से होती है, एक मंजुलिका की कहानी, उसका भूत और उसका भूत बनने का सफर आपको समझ में आता है और डराता भी है। लेकिन उसके बाद में रूह बाबा ने पाखंडी बाबा आपको हंसाते भी हैं। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप उसके भूल भुलैया में फंसते जाते हैं। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको बांधे रखता है, सेकंड हाफ में वो वाली एनर्जी आप खो देते हैं जो सच में आप फर्स्ट हाफ में लेके चल रहे थे कि ये होने वाला है, ये होगा, ये कैसे होगा, सब कुछ जो आपके माइंड में चल रहा था वो सारी उम्मीदें आप खो देते हैं। उसके बाद में ये लगता है कि यार फिल्म जो लॉजिक और फन है उसको काफी पीछे छोड़ आई है। कुछ भी हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब एक सवाल हो रहा था दिमाग में कि भाई मंजुलिका यहाँ पे है या नहीं, और मंजुलिका है कौन इसका भी नहीं पता है। हॉरर के नाम पे यहाँ पे थोड़ा सा घिसी पिटी वाला मामला लगता है सेकंड हाफ में। यानी इसके बीच में थोड़े थोड़े कॉमेडी वाले सीन्स क्रिएट किए गए, लेकिन वो इतनी मजेदार नहीं है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में देखा जाए तो। कहने का मतलब ये है कि कहानी हाथ से निकलती जा रही है सेकंड हाफ में। अब इस कहानी को बचाएगा कौन। और दूसरी तरफ तृप्ति डिमरी को देखें तो उनका रोल भी काफी अच्छा है, लेकिन उनका रोल क्या है कैसा ये कहना मुश्किल है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उनका काम तो ये कि भैया तुम माहौल बनाओ बाकी सब कुछ होता जाएगा। राजपाल यादव का किरदार थोड़ा इरिटेटिंग लगा, उनको देखते हुए लगता है कि आपको हंसी आएगी। और एक और किरदार है छोटे मियाँ, उनका काम यही होता है कि उनको बेहोश होना है, जब भी स्क्रीन पे आते हैं बेहोश होने आते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको देखने के बाद तो आपके होश उड़ने वाले हैं। इतना ज्यादा बोरिंग है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट इतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं इस मूवी को देखने के लिए गया था कि भाई ये मूवी इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो ये था भूल भुलैया 3 का रिव्यू। एंड में बस इतना ही कहूंगा, इस मूवी को देखनी चाहिए बस आप माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की परफॉर्मेंस के कारण। दूसरी चीज ये है कि मूवी पुनर्जन्म पे आधारित है।
और एक्चुअली में ये होता है कि पुनर्जन्म वाली जो मूवीज होती है वो चल ही जाती है बॉक्स ऑफिस पर, और ये भी शायद चल ही जाएगी। तो इस मूवी को दूंगा मैं 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं उस वीडियो के साथ में। बाय।